बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन, कारक। तो इस पाठ में हम लिंग, वचन और कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिंग के बारे में। ठीक है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते समय इनके रूपों में अनेक कारणों से विकार या परिवर्तन होता है। तो लिंग, वचन और कारक संज्ञा के विकारक तत्व हैं। तो इन वाक्यों को पढ़िए और संज्ञा के विकारों पर ध्यान दीजिए। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, लड़कों ने चित्र बनाए और लड़कियों ने चित्र बनाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी क्या है, लड़कों की बात की गई है और यहाँ पर सभी लड़कियों की बात की गई है। तो क्या है, ये सभी पुरुष जाति के अंतर्गत आएंगे और ये सभी स्त्री जाति के अंतर्गत। तो इन जो शब्द, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है ये पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। ठीक है, लिंग शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए किया जाता है। कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है। अतः हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। इन्हें देखिए, बैल, गाय, मोर, मोरनी। तो ऊपर लिखे शब्दों में बैल तथा मोर शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जबकि गाय तथा मोरनी शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अतः ये शब्द लिंग कहलाते हैं। तो शब्द का वह रूप जो उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराता है लिंग कहलाता है। तो हिंदी के सभी शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे छात्र, बंदर, मुर्गा, पिता, अध्यापक, चाचा, पहिया, यौवन, हवन आदि। इसके बाद है स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे छात्रा, बंदरिया, मुर्गी, माता, अध्यापिका, चाची, तस्वीर, दौलत, चिंगारी आदि। ठीक है, इसके बाद है पुल्लिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द सदा पुल्लिंग में होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुरुष जाति के ही होते हैं, उसमें माने जाते हैं। कुछ पर्वतों के नाम दिए गए हैं, कुछ सागरों के नाम, कुछ देशों के नाम, कुछ पेड़ों के नाम, कुछ अनाजों के नाम, कुछ महीनों के नाम, कुछ धातुओं के नाम, कुछ नक्षत्रों के नाम, कुछ रत्नों के नाम, कुछ शरीर के अंग, कुछ दिनों के नाम और कुछ अकारांत शब्द। ठीक है, तो ये सभी शब्द हमेशा पुरुष जाति के माने जाते हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंग की पहचान। निम्नलिखित शब्द सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कुछ नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, कुछ बर्तनों के नाम, कुछ शरीर के अंगों के नाम और कुछ अकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द। ठीक है, इसके बाद है लिंग परिवर्तन। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन के कुछ नियम इस प्रकार हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़कर, तो छात्र का छात्रा, भवदीय का भवदिया। ठीक है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर, देवर का देवरानी, क्षत्रिय का छतरानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, पंडित पंडिताइन, गुरु गुरुआइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई जोड़कर, बकरा का बकरी, देव का देवी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इया जोड़कर, कुत्ता कुतिया, लोटा लुटिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर, पड़ोसी पड़ोसिन, धोबी धोबिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इनी जोड़कर, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इका जोड़कर, पाठक पाठिका, नायक नायिका। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में मति या वती जोड़कर, तो बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। कुछ अन्य भी हैं, बहन बहनोई, सम्राट सम्राज्ञी। ठीक है, इसके बाद है वचन। तो वचन कौन से शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी संख्या के एक या अनेक होने का पता चलता है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ है कथन, वायदा, वाणी या बोली। लेकिन व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग शब्दों की गिनती के लिए किया जाता है। इन चित्रों को देखिए। ठीक है, बच्चा मैदान में खेल रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर बच्चा और वह से पता चल रहा है कि संख्या एक है, लेकिन बच्चे और वे से पता चल रहा है कि संख्या अनेक है। ठीक है, तो इस उदाहरण में क वर्ग के रंगीन शब्द संख्या में एक हैं, जबकि ख वर्ग के रंगीन शब्द संख्या में एक से अधिक हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है एक वचन कहा जाता है, जैसे घोड़ा, संतरा, तितली, बोतल, ऋतु आदि। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है बहुवचन कहलाता है, जैसे घोड़े, संतरे, तितलियाँ, बोतलें, ऋतुएं आदि। अब वचन की पहचान। तो वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है। पहला, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के द्वारा और दूसरा क्रिया के रूप द्वारा। तो पहले देखेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं, जैसे कि अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है,
वे शिमला जा रहे हैं, हम कल खूब खेले। ठीक है, ईशान खेल रहा है, उन्होंने मैच जीत लिया। चित्रकार ने चित्र बनाया, छात्रों ने गृह कार्य कर लिया। उसने खाना खा लिया, यह पेड़ ऊंचा है। तो उपयुक्त वाक्यों में वचन का ज्ञान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के द्वारा हो रहा है। अब हम करेंगे क्रिया के रूप द्वारा। जब कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है, तब उनका वचन जानने के लिए उन वाक्यों की क्रियाओं के रूप को देखा जाता है और उनके आधार पर वह वचन पहचाना जाता है। जैसे कि छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों को रोता देख मेरे आंसू निकल गए। फूल खिल रहे हैं, बंदर पेड़ पर लटक रहा है, कवि लिख रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में छात्र, फूल, कवि, चोर, आंसू, बंदर, पक्षी, खिलाड़ी के वचन का ज्ञान क्रियापदों से हो रहा है। ये वचन के प्रयोग संबंधी कुछ नियम हैं। आदर या सम्मान की भावना प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम वीर और पराक्रमी थे। ऐसे ही दूसरा, अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी हम का प्रयोग करते हैं। जैसे अकबर ने कहा, अब हमारे आराम करने का समय है। ऐसे ही हस्ताक्षर, बाल, होश, प्राण, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग बहुधा बहुवचन में होता है। जैसे कि अपने हस्ताक्षर यहाँ कर दें। तू सर्वनाम एक वचन है, इसका बहुवचन है तुम, किंतु आजकल तुम का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे कि तू कहाँ जा रहा है, यह वाक्य अब इस रूप में कहा जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, वचन परिवर्तन एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आ को ए करके। ठीक है, तो तोता का तोते, गमला का गमले। ऐसे ही ऐसे समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। आँख, आँखें, तस्वीर, तस्वीरें, बात, बातें, कलम, कलमें। आ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आ के साथ ए जोड़कर। माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, समस्या, समस्याएं, गाथा, गाथाएं। ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ई के साथ या जोड़ने पर। नीति, नीतियाँ, रीति, रीतियाँ, तिथि, तिथियाँ। इसके बाद है ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ई को ई करके तथा या जोड़कर। तो नदी, नदियाँ, पुत्री, पुत्रियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ। या से समाप्त होने वाले शब्दों में या को या करके। चिड़िया, चिड़िया, चुहिया, चुहिया, डिबिया, डिबिया, डाली, डालियाँ। ऊ तथा ओ से समाप्त होने वाले शब्दों में ए जोड़कर वस्तुएं, वस्तुएं, वधु, वधुएं, गो, गोएं। ऐसे ही कुछ शब्दों के अंत में गण, जन, वृंद, दल, लोग आदि विभिन्न शब्द जोड़कर। आप लोग, छात्र, छात्रगण। युग्म शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उसके अंतिम शब्द में ही परिवर्तन किया जाता है, दोनों में नहीं। जैसे कि भेड़ बकरी, तो भेड़ बकरियां घास चर रही है, ये अशुद्ध है। भेड़ बकरियां घास चर रही हैं, ये है शुद्ध। ठीक है, ऐसे ही गाय भैंस। आजकल गायें भैंसें कम दूध देती हैं, ये शुद्ध है। आजकल गाय भैंसें कम दूध देती है, ये है शुद्ध। ठीक है, जब संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों ने, में, को, से के लिए आदि का प्रयोग किया जाता है, तो शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए नियमों से अलग ओ, यो जोड़े जाते हैं। जैसे कि तुमने स्वप्न में क्या देखा, तुमने स्वप्नों में कौन आता है। ठीक है, संबोधन करते समय ए, आ से अंत होने वाले शब्दों में ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहनों, लोगों, बच्चों, छात्राओं, छात्रों आदि। ई से अंत होने वाले शब्दों में यू का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाइयों, देवियों, मुनियों, सिपाहियों आदि। ठीक है, विशेष बहुवचन शब्द होने के बावजूद भी ओ तथा यो पर अंक की बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। तो कारक का शाब्दिक अर्थ संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध। इसे देखिए, बालक पुस्तक पढ़ी है, तो बालक ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, कारक विभक्ति। माली ने पौधों सींचा, माली ने पौधों को सींचा, तो को विभक्ति है। मेज पुस्तकें रखी हैं, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। सुशीला बेटा बीमार है, तो सुशीला का बेटा बीमार है। तो ये सब क्या है, कारक विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कै वर्ग के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि ख वर्ग में क्रमशः ने, को, पर, का के प्रयोग से अर्थ भली भांति समझ में आ रहा है। इन चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि ये वाक्य में आए शब्द के संबंध को स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विभक्ति या कारक चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं।
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में। तो कर्ता का अर्थ है किसी काम का करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य देख सकते हैं, विपुल व्यायाम कर रहा है। तो क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे, कौन लगाकर हम प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर कर्ता कारक कौन है, विपुल। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर राहुल ने छाता खरीदा, तो किसने खरीदा, राहुल ने। तो राहुल कर्ता कारक है, विभक्ति क्या है, ने। इसके बाद है कर्म कारक। वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। तो कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पर सदैव नहीं। को विभक्ति का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है, जैसे तोता मिर्च खाता है। ठीक है, तो मिर्च इस वाक्य का कर्म है जो अप्राणीवाचक है, इसलिए उसके साथ को परसर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस वाक्य को देखिए, अध्यापक ने शिल्पी को पढ़ाया। तो इस वाक्य में शिल्पी प्राणीवाचक कर्म है जिसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद है करण कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के सहयोग से क्रिया संपन्न हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने यह मूर्ति अपने हाथों से बनाई है। तो इस वाक्य में बनाना क्रिया हाथों से के सहयोग से संपन्न हुई है, अतः हाथों से करण कारक है। इसके बाद है संप्रदान कारक। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया का होना या करना समझा जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वह रामलीला के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है अपादान कारक। जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो जब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, जब कोई चीज़ किसी से बिल्कुल पृथक हो जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इस वाक्य में पत्ते का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट किया गया है, अतः पेड़ से अपादान कारक है। ठीक है, इसके बाद है संबंध कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे विभोर का भाई बीमार है, वह अपने घर पर है, शालू की बहन आई है, यह हमारी कार है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका एक दूसरे से संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है अधिकरण कारक। क्रिया जिस स्थान पर या जिस समय पर घटित होती है वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो किस में प्रथम स्थान प्राप्त किया, परीक्षा में। ठीक है, ऐसे ही मैंने पुस्तकें मेज पर रख दी, तो पुस्तकें किस पर रख दी, मेज पर। ठीक है, तुम्हें वार्षिकोत्सव पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो कब पुरस्कार दिया जाएगा, वार्षिकोत्सव पर। ठीक है, संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा को संबोधित करने, बुलाने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे भगवान अब मैं क्या करूँ, ओ लड़के जरा सुन तो, अरे शाम कहाँ चले गए। तो संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के साथ संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। ठीक है, तो पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पर क्या है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा, तो ये कर्म कारक हुआ। विकास ने अपने मित्रों को उपहार दिया, तो देने का भाव क्या हुआ, संप्रदान कारक। ठीक है, प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों के लिए फुटबॉल मंगवाई, तो किसी के लिए कुछ किए जाने का भाव क्या होता है, संप्रदान कारक। ठीक है, ऐसे ही करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। सोनिया ने चाकू से फल काटा, तो ये क्या है, करण कारक। और गंगा हिमालय से निकलती है, ये क्या है, अपादान कारक, क्योंकि ये उससे बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने लिंग, वचन, कारक इन सभी के बारे में पढ़ा। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इसे दोहराएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।